मिडिल ईस्ट में चल रही लंबी लड़ाई में इजराइल अब बुरी तरह फंसता चला जा रहा है। लगातार कई मोर्चों पर साल भर से लड़ रहे इजराइल को अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है और इस बीच उसे घरेलू मोर्चों पर भी बड़ी आफतों का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरा बड़ा मोर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके खिलाफ खोले जाने की तैयारी हो गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। खाड़ी में चल रहे संकट में ताजा खबरें इजराइल को परेशान करने वाली हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि मलेशिया ने इजराइल को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से बर्खास्त करने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने अपनी संसद में यह घोषणा की है कि मलेशिया इजराइल के खिलाफ बहुत जल्द संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में जनरल असेंबली में प्रस्ताव लेकर आएगा। मलेशिया दुनिया भर के देशों से अपील करेगा कि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाए। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का आरोप है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर अत्याचार कर रहा है। गाजा पट्टी सहित तमाम इलाकों में इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उसे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था में सदस्य बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने अपने इस प्रस्ताव के लिए अरब देशों से भी सहयोग करने की अपील की है। वे इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और जल्द ही जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली की बैठक होने वाली है उसमें इस प्रस्ताव को रखने वाले हैं। यद्यपि जानकारों का कहना यह है कि किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से बर्खास्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसकी मंजूरी भी जरूरी होती है। जैसा कि अब तक के हालात हैं, उससे लगता नहीं है कि मलेशिया इजराइल को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से बाहर करवा पाएगा। लेकिन फिलहाल इजराइल के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया है कि उसकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए मलेशिया जैसा देश सामने आया है। इस बीच एक और बड़ा संकट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने घरेलू मोर्चे पर आ गया है। यह बड़ा संकट तब आया जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। लंबे समय से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू की अपने रक्षा मंत्री गैलेंट के साथ कई मुद्दों पर विचार भिन्नता चल रही है। उनमें कई मुद्दों पर मतभेद हैं, खास तौर से जो गाजा पट्टी में हमास ने इजरायली नागरिक लंबे समय से बंधक बना रखे हैं, उनकी रिहाई को लेकर गैलेंट के विचार और नेतन्याहू के विचारों में समानता नहीं रही है। गैलेंट चाहते थे कि हमास से इजरायली नागरिकों की रिहाई के लिए बातचीत की जाए। वे इस तरह की बातचीत की लगातार हिमायत कर रहे थे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू हमास से किसी भी तरह की बातचीत के समर्थक नहीं थे। इसके अलावा गैलेंट ये मांग भी कर रहे थे कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए बड़े हमले में मिलिट्री और इंटेलिजेंस का जो फेल्योर था, जो उसकी नाकामी थी, उसकी जांच की जाना चाहिए। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ऐसी किसी भी जांच के लिए राजी नहीं थे। और अब जब उन्होंने इस वक्त इतने बड़े संकट के समय में, जबकि उनका अपना देश कम से कम 5 से 7 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, उस वक्त देश के रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह विदेश मंत्री को रक्षा मंत्री बनाया गया है। रक्षा मंत्री गैलेंट की बर्खास्तगी के बाद पूरे इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं। आइए आपको कुछ नजारे दिखाते हैं। इन नजारों से आप समझ सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने के खिलाफ इजराइल के लोग कितने आक्रोशित हैं। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू के अपने घर के सामने लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। आइए देखते हैं कुछ दृश्य।
रक्षा मंत्री पद से हटाए गए योआव गैलेंट ने भी सोशल मीडिया पर अपने हटाए जाने की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई बहुत बड़ा खुलासा नहीं किया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि कुछ मुद्दों पर उनकी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मतभिन्नता चल रही थी, इसलिए उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन इजराइल एक और भीतरी संकट का सामना कर रहा है। लगातार चल रहे संघर्ष में अब तक 7,500 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान के साथ लगातार चल रही लड़ाई में पहले तो इजराइल अपने मृतकों की संख्या छुपाता रहा है, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 7,500 से ज्यादा ईरानी सैनिक मारे जा चुके हैं। इन घटनाओं को लेकर आम लोग नाराज हैं, वहां बेहद आक्रोश व्याप्त है और इस बीच इजराइल की सेना को सैनिकों की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। आईडीएफ को, इजराइल डिफेंस फोर्सेस को इस वक्त जितने सैनिकों की जरूरत है उतने सैनिक अब उसके पास नहीं है। इजराइल में दो तरह की सेना होती है, एक रिजर्व और एक रेगुलर फोर्स। इस वक्त रिजर्व फोर्स के लोगों को लगातार समन किया जा रहा है, उन्हें सेना में नियमित कामकाज के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वहां के युवा इस वक्त इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। कई रिजर्व सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है। इसको लेकर भी इजराइल की सरकार, इजराइल के प्रधानमंत्री बड़े आक्रोश का सामना कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 2 रिजर्व सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है। तो कुल मिलाकर बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के साथ चल रही लड़ाई में, लेबनान और फिलिस्तीन के साथ चल रही लड़ाई में भीतरी मोर्चे पर भी बुरी तरह फंस गए हैं। उधर कई दिनों से इस बात का इंतजार हो रहा है कि ईरान अब इजराइल पर कोई बड़ा पलटवार करने वाला है। इसकी तैयारियां ईरान में लगातार जारी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई पहले ही कह चुके हैं कि वे इजराइल को नहीं बख्शेंगे, उसको करारा जवाब दिया जाएगा। उधर हिजबुल्लाह के नए मुखिया नैम कासिम ने भी इजराइल के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है। शुरू में संकेत मिले थे कि हिजबुल्लाह के नए मुखिया इजराइल के साथ किसी युद्ध वार्ता के लिए, किसी शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि वे अपनी शर्तों पर ही इजराइल से बात करेंगे। तो फिलहाल किसी भी तरह के युद्ध विराम की कोई संभावना दुनिया को नहीं दिखाई दे रही। और तब रूस ने ईरान की मदद के लिए कुछ और सामान, कुछ और युद्ध सामग्री ईरान भेज दी है। उसने अपने Su-35 मिसाइल सिस्टम को ईरान की मदद के लिए रवाना कर दिया है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि ईरान के 2 सैटेलाइट को रूस की धरती से रूस के रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है। यह कम्युनिकेशन सैटेलाइट जंग के समय में ईरान के लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। रूस इससे पहले ईरान की मदद के लिए अपने आधुनिकतम डिफेंस सिस्टम 400 की तैनाती भी खाड़ी में कर चुका है। इसके अलावा लेबनान को मानवीय सहायता के लिए 19 टन सामग्री रूस ने भेजी है। रूस के ईरान का साथ देने और इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका के तेवरों को देखकर ऐसा लगने लगा है कि खाड़ी में बड़ी लड़ाई अब टलने वाली नहीं है। ईरान या इजराइल में से कौन एक दूसरे पर बड़ा हमला करेगा, यह अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना तय है कि लड़ाई अब की बार बड़े स्तर पर शुरू होने वाली है। और आज अमेरिका से जो खबर आ रही है उससे साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम मतदान के एक दिन पहले कहा था कि वे ईरान को बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन ईरान को किसी भी सूरत में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा, उसे परमाणु ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, वे जल्द ही शपथ लेंगे। उसके बाद देखना होगा कि खाड़ी युद्ध का नजारा किस तरह बदलता है। तो फिलहाल कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे इजराइल के लिए कई अलग अलग मोर्चे और खुल गए हैं। सबसे बड़ा मोर्चा उसका घरेलू है, जहां पर उसे अपने आंतरिक असंतोष से निपटना है, और दूसरा बड़ा मोर्चा
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सदस्यता के खिलाफ आने वाले प्रस्ताव से निपटना है। इन दोनों मोर्चों पर इजराइल किस तरह निपटेगा यह आने वाले दिनों में सामने आएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।